Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. Module 16 and standard template libraries. टेम्पलेट सीख लिया था, याद था कि हर डेटा टाइप के लिए काम करेगा ये सब. बट स्टैंडर्ड डेटा लाइब्रेरीज ऐसी चीज़ें जो मैंने शायद बहुत बार जिक्र किया है, अननोइंगली इतनी बार किया है, शायद तुम्हें अब समझ भी आ गया हो मैं किस पे जिक्र कर रहा हूँ. हम आयोस्ट्रीम जैसी लाइब्रेरीज, हम वेक्टर्स जैसी लाइब्रेरीज का जिक्र कर रहे हैं. ऐसी लाइब्रेरीज जो मैंने इतनी बार तुम्हें कोर्स के थ्रू आउट समझाया कि इसके बिना मैं सी आउट सी इन या स्वैप मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता था. तो ये सिस्टम था हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज का. आज का जो कोर्स है ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम नोट्स, प्योर नोट्स, लिटरली यहाँ पर मैं आपको पहले सोचा था कि अलग से कोडिंग करके दिखाएं, बट इन द एंड ये जो टॉपिक है ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल एंड लेस कॉन्सेप्चुअल है. बिकॉज इन द एंड स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में पता है क्या होता है, शॉर्टकट्स हैं, ऐसे शॉर्टकट फंक्शंस, ऐसी शॉर्टकट क्लासेस जो तुम्हें अकल को काम आएंगी. तो हम उन शॉर्टकट्स फंक्शंस को पढ़ेंगे, उनको थोड़ा समझेंगे. मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने का. आई विल ओनली यूज़ गोना यूजिंग दी नोट्स, ताकि कल को अगर तुम्हें कोई लाइब्रेरी याद ना है या कोई चीज़ यूज़ करनी हो तुम इन नोट्स का इस्तेमाल करो एंड तुम ईजिली कर पाओ सब. ये नोट्स जो हैं ये बेसिकली मोस्टली इनको ना 60% मैंने लिखा है. अब इसमें एआई का इस्तेमाल हुआ है, 100% जीपीटी यूज़ हुआ है. लेकिन इन नोट्स को जीपीटी को देने से पहले मैंने खुद जीपीटी को अलग से लिख के अपने जो जर्नल उसकी पिक्चर्स भेजी थी कि भाई इस तरह के फंक्शंस चाहिए, ये टॉपिक्स चाहिए, ये उसके अंदर इस तरह से लिखना होना चाहिए. अब मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूँगा अपने प्रोडक्शन तरीक़ों पे. मैं पढ़ूँगा कि भाई ये जो वीडियो है इसमें जो प्रोजेक्ट है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, यू कैन डू इट, मतलब दिल है तो करो. इसमें अगर तुम ना भी करोगे मसला नहीं, क्योंकि इन द एंड यहाँ पर हम मेनली पढ़ने वाले हैं ऐसे फंक्शंस जो तुम्हें काम आ सकते हैं, डेटा बेसिस के अंदर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर काम आ सकते हैं. एंड कुछ इसके बारे में डेप्थ में पढ़ लेंगे. ये ज़्यादा इंटरव्यू में इससे कुछ सवाल ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं. मोस्टली काफ़ी लोग तो इसको स्किप भी कर देते हैं बिकॉज इन द एंड ये शॉर्टकट तरीके हैं. तो व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. बेसिकली यहाँ हमें बोला जाता है कि भाई स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कुछ नहीं होता, कलेक्शंस ऑफ क्लासेस हो सकती हैं, कंटेनर्स, एल्गोरिथम्स. जैसे वक्त पढ़ोगे तो वैसे एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम अगर मैं बताऊँ ना तो स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे पास होता है सीक्वेंस जिसके अंदर तुम काम कर सकते हो, प्रोसेस अचीव कर सकते हो, तो एल्गोरिथम्स होते हैं. आगे जाके तुम डेटा जब स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना, वो डेटा स्ट्रक्चर से पहले तुम एल्गोरिथम्स सीखोगे. वो एल्गोरिथम्स तुम्हें बताएंगे जब कोडिंग करते हो ना तो इस तरीके से करो. जैसे मैंने याद है बताया था, कोडिंग इज़ अ थिंग इन विच यू यूज योर ब्रेन्स. मतलब तुम अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, तुम अपनी ना लॉजिक बिल्डिंग यूज़ करते हो. तो लॉजिक बिल्डिंग से तुम एल्गोरिथम्स बनाते हो. वो एल्गोरिथम्स भले कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ना हो, बहुत सिंपल तुम अपनी मर्जी से कोई बना सकते हो. अगर इस लूप से इस लूप जाएगा तो मैं शायद इस तरह से कर दूंगा, इवन वाला ये फैक्टर लगा दूंगा, यहाँ ऐसे तो कुछ माइनस हो जाएगा. मतलब कोडिंग से ज़्यादा थोड़ी बहुत इंग्लिश ही होती है एल्गोरिथम्स के अंदर, लेकिन तुम समझ गए तो यू गेट द पॉइंट ना. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू स्टेप बाय स्टेप यू कैन से थिंग्स टू रीच अ कंप्लीट अ प्रोसेस. एंड आइट्रेटर्स दैट मेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फास्टर एंड ईजियर. आइट्रेटर्स वही जो बार बार रिपीट होते हैं. लूप्स की बात हो रही है, इस तरह के लूप्स जो हमें काफ़ी काम आ सकते हैं. इसमें आपका फॉर ईच लूप काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि देखो C++ के पास बिल्ट इन फॉर ईच नहीं था, हमें खुद कुछ तरीक़ों से उसे फॉर ईच बनाना पड़ा था. तो याद होगा तुम्हें, हमें वेक्टर्स भी यूज़ किए थे, डिफरेंट तरीके यूज़ किए थे, एंड उसके बाद हमें एक ईजी तरीका मिल भी गया था. लेकिन हाँ, इन द एंड हमें लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल करना पड़ा. अब लाइब्रेरीज़ में ये कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम एरेज हमने पढ़े थे, एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है. स्टैक्स क्यूज जो होते हैं ये तुम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ोगे. स्टैक्स वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है. स्टैक होता है जैसे तुम कॉपी का पाइल देखोगा, एक के ऊपर दूसरी पाइल, तीसरी पाइल, चौथी पाइल, वो स्टैक्स होता है. क्यूज तुम्हें पता है लाइन, पहले जो आएगा वो पहले लेगा, आखिर में जो लाइन में खड़ा होगा उसे आखिर में चीज़ मिलेगी. तो क्यूज होता था. सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स तुम सिंपल ऐसे कर दो कि कैसे किसी चीज़ को अरेंज किया जाए. फॉर सपोज एक एरे के अंदर तुम चाहते हो वैल्यूज जो हो ना, फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर 1 वैल्यू हो, सेकंड इंडेक्स पे सेकंड ही वैल्यू हो, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट अगर तुम्हें जाना है, तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम इस तरह की होती हैं. तो वो एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हो लोएस्ट टू हाईएस्ट जाने के लिए, सिंपल शॉर्टकट फंक्शंस. अगर तुम STL यूज़ नहीं करते तो तुम्हें एरेज, स्टैक्स एंड क्यूज, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, ये सब तुम्हें खुद कोड लिखना पड़ता है. एंड ये तुम करोगे 100%. ये सारी चीज़ें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स में खुद पहले करनी होंगी. इनके शॉर्टकट्स लेकिन अब बन चुके हैं, स्टैक, क्यूज, सॉर्ट, फाइंड. ये फाइंड काफ़ी काम आएगा एरेस के अंदर, मतलब उसके अंदर तुम्हारे क्या नाम है, स्ट्रिंग्स के अंदर. उसके अलावा मैप एंड सेट का बड़ा काम है, ये तुम्हारी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, सही ना. वेक्टर्स एंड स्टैक्स, अच्छा वेक्टर्स काफ़ी काम की चीज़ है, ये तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर के अलावा भी कोडिंग में काफ़ी यूज़ आता है.
अब क्यों भाई, क्यों यूज़ करते हैं? सिंपली तुम एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, तुम बड़ा कोड लिखोगे सॉर्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग का, खुद से बैठ के सोचोगे एल्गोरिथम, फिर उसको राइट करोगे, टेस्ट करोगे, फिर जाकर उसे अपनी मेन प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे? नहीं, तुम टाइम बचाओगे, तुम शॉर्टकट उसकी लाइब्रेरी उठा लोगे, सॉर्ट वाली चीज़ यूज़ करोगे, सर्च वाली चीज़ यूज़ करोगे, फंक्शन डायरेक्ट, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें वापसी कोई डुप्लीकेट नहीं बनाना होगा कोड, तुम्हारा कोड इजी होगा समझने में, कि बंदा पढ़ेगा अच्छा यहाँ सॉर्ट यूज़ हुआ है, तो मतलब कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा जो काम कर रहा है। तो ये सिस्टम था। STL के कंपोनेंट्स जो मैंने बताया एल्गोरिथम्स होते हैं, मतलब जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना STL के, उसके अंदर काफ़ी ये सब मिल गया, तुम वो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, यानी फंक्शन, उसमें कंटेनर्स भी होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, एक्ट्रेटर्स, ये सब। अब ये वाली चीज़ें मोस्टली तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं, सही है। हम टू द पॉइंट पे आते हैं, ये चीज़ें हैं, ये मज़े की चीज़ें हैं, इनको दिखाओ ना सर, इनको दिखाओ, ये हैं देखने लायक चीज़ें, यही देखेंगे हम, कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। अब इस प्यारी चीज़ को यहाँ आराम से ऐसे उतार देते हैं, वाओ। और इसके अलावा भी विंडोज़ भी है जो मैंने बड़ा यूज़ किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, ये सारी लाइब्रेरीज़ हैं, कुछ कॉमन लाइब्रेरीज़ हैं जो तुम यूज़ करते हो C++ में टू अचीव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, INT मेन रिटर्न कर दो, रिटर्न, एक मिनट, रिटर्न 0, ओके, एवरीथिंग इज़ नाइस। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन सारे फंक्शंस को वन बाय वन कैसे यूज़ किया गया है। तो इसने पहली बात हमें बता दिया, सुन भाई, हम कैटेगरीज बना देते हैं, सीक्वेंस कंटेनर्स जो हैं, वेक्टर्स, लिस्ट एंड DQ, इन चीज़ों के अंदर, इन तीनों के अंदर हम सीक्वेंस के काम करते हैं। इसके अलावा तुम्हारा कंटेनर अडेप्टर्स, एसोसिएटिव कंटेनर्स, अनऑर्डर्ड कंटेनर्स, ये सारी चीज़ें, अच्छा ये बेसिकली ये सब डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, लेकिन आज इनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद तुम चाहो तो TSA पढ़ सकते हो तुम इसका, तो मैं इसलिए यहाँ पर रिपीट कर दूंगा। तो देखो, वेक्टर्स हमें पता है डायनेमिकली चेंजेस होते हैं। वेक्टर्स क्या होता है, तुम ना अपने डेटा को डायनेमिकली चेंज कर सकते हो वेक्टर के ज़रिए। यानी मैं जब भी आप कल को बनाऊंगा ना, ये मैंने कल को कभी भी बना दिया, कल को कभी भी मैंने बनाया ना कोई वेरिएबल, तो वो ऐसे बनेगा, वेक्टर लिखूंगा, डेटा टाइप लिखूंगा, फिर उसके बाद नंबर्स। अब नंबर्स डॉट डॉट लगाओ, इतने सारे अब मेरे पास, ये सारे वेक्टर को यूज़ करने की वजह से मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, रिवर्स, रीसाइज, स्वैप। अच्छा देखो, स्वैप पहले से एग्जिस्ट करता है, स्वैप भी हमारे पास आ गया, याद है, स्वैप आ गया, बैक, कैपेसिटी, कितनी सारी चीज़ें। तो यहाँ इसने क्या यूज़ किया है, इसने, हमने क्या है कि भाई हम पुश बैक कर दे 10। अब पता है क्या, हमने एरे बना रहे हैं, हम जो ये नंबर्स हैं ना, इसको एरे बना देंगे, पुश बैक करते करते ना इस नंबर्स में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ गया मैं, पुश बैक 10, ठक 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 ठक, 10 कर दो, 20 कर दो, 30 कर दो, 40 कर दो। अब इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, प्रिंट मेरे हिसाब से ऐसे होगा, सी आउट करोगे, नंबर लिखोगे, नंबर्स के बाद तुम्हें ये देना पड़ता होगा। अब ऐसे होता है, हम तो एरे में ऐसे ही प्रिंट करते हैं। अब यहाँ कैसे प्रिंट होगा, यहाँ पर ऐसे प्रिंट होगा, ये चल जाए एक, तो ये देखो बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुआ। यानी जो हमने ना, अब इसको एक एरे का एक शॉर्टकट बन गया हमारे पास कि आप वेक्टर बना सकते हो। वेक्टर क्या है, डायनेमिकली तुमने पुश कर दिया। अब डायनेमिक क्या होता है कि तुम इसके बीच में भी डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हो। तुम्हें एरे की तरह स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना होगा सर्चिंग के लिए, या फिर पीछे से स्टार्ट नहीं करना होगा तुम्हें। मतलब एरे में क्या होता था कि अगर हम सर्चिंग करनी है तो पहले एक चेक होगा, फिर दूसरा चेक होगा, फिर तीसरा चेक होगा, फिर चौथा। वेक्टर में क्या होगा कि तुम डायरेक्टली उस चीज़ पे पॉइंट करोगे। ये होता है तुम्हारे पास डायनेमिक सर्च, जो वेक्टर अलाउ करेगा तुम्हें। अब वेक्टर क्या अलाउ करता है कि तुम ना एरे की तरह ना, तुम्हें पता है एरे में एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें जाती हैं। इसमें सीक्वेंस में नहीं जा सकती। तुम चाहो तो इसमें अपनी मर्जी से चीज़ें ऐड भी कर सकते हो कि नंबर्स डॉट फ्रंट तुम मालूम कर लो, नंबर डॉट, ऐसा करते हैं सब ना, ये सब। अच्छा, फ्रंट क्या प्रिंट करेगा, फ्रंट प्रिंट करेगा 10, बैक प्रिंट करेगा हमारे पास क्या 40। तो ये करके देखें। और इसके अलावा ये वाले फंक्शंस भी कुछ देख लेते हैं, कॉपी करते हैं एंड यहाँ एंड लगा देते हैं ताकि हमें ना इजी लगे। एंड खट 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 खट, यहाँ गए फॉर्मेट करो डॉक्यूमेंट, ऑटो फॉर्मेट हो गया, इसको खट 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 एंड कर दो। यहाँ नीचे गए, इसको खट 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 एंड हो गया। खट 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 क्यों करता हूँ मैं, मेरे कीबोर्ड की आवाज़ को बड़ी कॉपी कर रहा हूँ मैं। खट 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 खट, ये हो गया टक। अब इसको चला के देखते हैं, इसको चलाया। अब इसको चलाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने 0 किया तो 0 इंडेक्स पे 10 ही था,
अब जब मैंने @1 किया, अब ये एक तरीका है, या तो तुम ये यूज़ कर लो जो हम कॉमनली करते थे, वरना ये कर लो। अब 1 पे हमें 20 कैसा है, 1 इंडेक्स पे 20 था। फ्रंट किया, फ्रंट पे हमें 10 मिल जाता है, बैक किया तो कॉमन सेंस। तो ये भी एक तरीका है, मतलब एक एरे से बेहतरीन तरीका तुम वेक्टर पे भी यूज़ कर सकते हो। वैसे एरेज भी अपने आप में काफ़ी जगहों पर ज़्यादा बेहतर है वेक्टर्स से। अब ये कहता है कि लूपिंग भी बड़ी आसान हो जाएगी। ये इसने फॉर ईच लूप बना दिया, याद है फॉर ईच लूप? तुम फॉर ईच लूप की में भी वेक्टर प्रिंट कर सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स, मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें वेक्टर फॉर ईच लूप में प्रिंट। तो सिंपल यहाँ गया, थोड़ा कट करते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद टैब दबाते हैं। अब फॉर्मेट कर देते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट हो गया, इसको चलाते हैं। अब चलाने के बाद ये हमारे पास देखो कितना लाइन से, कितना प्यारे तरीके से सारा वेक्टर चल गया, सही है ना। तो ये हमें पता चल गया एरेस की तरह वेक्टर काम कर रहा है, लेकिन डायनेमिक के कहीं भी बीच में चेंजेस कर सकते हैं। अब कुछ यूजफुल फंक्शन इसके देखो। पुश बैक तो तुम्हें पता है, पुश बैक हो गया अपने पास। पुश बैक क्या करेगा, कोई चीज़ को तुम्हारे ना पीछे भेज देगा। पॉप बैक, पुश बैक में दिखाई देता हूँ। अगर मैं ऐसा करूं कि मैं अपना नंबर्स है, नंबर्स डॉट पुश, पुश बैक 0, फिर मैं नंबर्स डॉट एट लिख के 0 लिखूं। अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि पुश बैक फंक्शन क्या करेगा, 10 को ना सबसे पीछे 40 से भी पीछे भेज देगा, और 10 की जगह आ जाएगा डायनेमिक तौर पे 20। तो ऐसा करते हैं, इसको सी आउट करना होगा पहले, तो सी आउट करते हैं। और अभी तक जो ये हमने सिस्टम देखे ना, इन सिस्टम्स को फ़िलहाल के लिए अलविदा कहते हैं, सही है ना। अब चलाते हैं, अब इसको चलाएंगे, ये चल जा चल जा चल जा चल जा चल जा। 10 10 10 10 की प्रिंट किया तूने, हमने तो पुश बैक किया है, ये तो बड़ा इजी सीन है। तो ये पुश बैक 0 नंबर एट, पुश बैक अगर 1 कर दूं तो क्या होगा, तो 1 करके देखते हैं गाइस। तो एक सेकेंड, हाँ अब देखो 1, ओके ना। अब पुश बैक अगर मैंने 1 पे किया तो ये, अगर 1 पे इसको प्रिंट तो 0 ही हो रहा है ना। हाँ अब हमारे पास 20 प्रिंट हो जाएगा, ये तो सही चल रहा है, सही है। तो पुशबैक किस काम से आ रहा है, ये इसने फंक्शन फीचर शायद बताया नहीं, या इसने यहाँ फीचर्स नीचे प्रैक्टिस किए हैं। फ्रंट तो देखो, साइज़ तो मुझे पता है, साइज़ में किसी भी उस नंबर का साइज़ मालूम कर सकता हूँ। इसको डॉट साइज़ लिख दूँ, डॉट साइज़। अब देखना क्या होगा, इसको अभी के लिए ऐसा करते हैं, कट करते हैं, पुश बैक इन सबको देखेंगे, इन सबको कोशिश करेंगे देखने की। तो साइज़ अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा, अच्छा 4, टोटल 4 की जगह साइज़ पता चल गया देखो। अच्छा हाँ, वेक्टर्स देखो कितना प्यारा नहीं है, अगर हम वेक्टर के अंदर करके डायरेक्ट साइज़ कर दें। एरे में याद होगा हमें लेंथ, मतलब डिफरेंट तरीके यूज़ करने पड़ते थे ऑटोमेटिकली एरे की लेंथ मालूम करने के लिए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट तुम वेक्टर ही बना दो, वेक्टर एरे की तरह काम करता है, डॉट साइज़ यूज़ कर दो, ईजी सीन नहीं होगा। फ्रंट एंड बैक मैंने बता दिया था, फ्रंट एंड बैक यहाँ हमने यूज़ किया, इजी सीन हो गया। फ्रंट एंड बैक के अलावा तुम क्या यूज़ कर सकते हो, तुम यूज़ कर सकते हो क्लियर। क्लियर क्या करेगा, मेरे हिसाब से ख़त्म कर देगा तुम्हारा जो है ना, जितना भी अंदर माल मवाद है वो सब ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ बाकियों के साथ लगा देते हैं, सही ना, यूज़फुल फंक्शंस में, कि भाई ये भी कुछ यूज़फुल फंक्शंस हैं। इसके अलावा ऐसा करते हैं, क्लियर अगर मैं कर दूँ, क्लियर के बाद क्या सिस्टम होगा, क्लियर के बाद ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं एरर आ जाए, क्योंकि इसको ऐसा करो, बंद करो, क्लियर हो गया। अब ऐसा करते हैं ना, एक सेकंड रुको, क्लियर के बाद ना इसे सबसे पहले कॉपी करो, और इसको सबसे पहले यहाँ से ये हटाओ। अब पहले तो मेरा क्लियर को क्या करना चाहिए, क्लियर को मेरा सारा का सारा ना क्लियर कर दिए, सब ख़त्म कर देना चाहिए, और लूप मुझे बता देगा कि भाई कुछ है ही नहीं तेरे पास, क्या प्रिंट करूँ, तो ये करना चाहिए। हाँ वही हुआ, वही हुआ। क्या किया क्लियर ने, भाईजान क्लियर ने तुम्हारे से कर दिया भंड। अगर मैं क्लियर ना करता और अब चलाता, अब कोड चलाऊं, तो अब देखो सारा प्रिंट होगा। तो क्लियर भी हमें समझ आ गया, ओके नाइस साहिल भाई, क्लियर तो हमें समझ आ गया कि एरे को खाली करने के लिए यूज़ होता है, मतलब एरे को नहीं, इसको हमारे सिंपल सीन को, क्या नाम है इसका, वेक्टर के लिए। तो हमें ये फंक्शन भी समझ आ गया साहिल भाई। साहिल भाई इसके अलावा एम्प्टी ये नहीं करेगा क्लियर वाला सिस्टम। हम कहते हैं यार भाई तेरी बात तो सही है, एम्प्टी करके देख देते हैं कि एम्प्टी क्या करता है। मेरे हिसाब से एम्प्टी भी क्लियर कर सकता है।
लेकिन एम्प्टी मेरे हिसाब से ज़्यादातर उसके लिए यूज़ होगा ना, इफ़ एल्स कंडीशन के लिए हम चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा वेक्टर्स एम्प्टी है, एम्प्टी है तो कोड चला दे, नहीं तो नहीं चला। हाँ, एम्प्टी का यही काम है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सी आउट करता हूँ एम्प्टी, सही है, एम्प्टी ऐसा कर देते हैं ना, इसको एम्प्टी के बाद ये लगा देते हैं 1, वरना ऐसा करते 0 प्रिंट कर दे। मैंने इसको कहा कि अगर एम्प्टी है, सिंपल मैंने इसको कह दिया सुन भाई, अगर मेरा पास जो मेरा वेक्टर एम्प्टी है तो ऐसा कर दियो 1 प्रिंट कर दियो, वरना ना 0। वैसे टर्सरी ये गलत लग रहा है तरीका जो मैंने किया, लेकिन देख लेते हैं। 0, तो 0 क्यों प्रिंट आया? 0 फॉल्स पे आया। इसने कहा सुन भाई साहब, तूने जो नंबर्स एम्प्टी बोला है ना भाई, वेक्टर नंबर्स एम्प्टी नहीं है, इसलिए मैं 0 दे रहा हूँ। 0 क्यों? मैंने फॉल्स पे लिखा है 0, सही है ना, ट्रू पे 1। अगर ये एम्प्टी होता ना, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, इसको टक 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 ये कर देता हूँ, अब देखो 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। एक तो भाई 1 प्रिंट हो गया। तो ये बड़ा प्यारा तरीका है हमारे पास ना चेकिंग के लिए। तो ऐसा करते हैं, इस एम्प्टी का जो तरीका है इसको आराम से कॉपी कट करते हैं, आराम से यहाँ जाते हैं, टैब दबाते हैं, टक दबाते हैं, टक करते हैं, ये अपने पास और एक सिस्टम आ गया। कितना प्यारा हो गया। तो अब बेसिकली हमने सारे ही फीचर्स मालूम कर लिए। तो अब पुश बैक एंड पॉप बैक क्या है? अब पॉप बैक पता क्या करता है? पॉप बैक ये करना चाहिए कि जो तुम्हारा पिछली जो वैल्यू है तुम्हारे पास, वो उसको ना उसको ख़त्म कर देगा, यानी 40 को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी अब मैं ये एरे चलाऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ना ऐसा लिख दूँगा, मैं कहूँगा नंबर्स डॉट पॉप बैक कर। अब ये चलेगा, देखो 40 डिलीट हो गया, पॉप बैक ने 40 को डिलीट कर दिया। तो ये पॉप बैक का सिस्टम है। तो हमें समझ आ गया भाईजान, तो ये पॉप बैक का सिस्टम था। तो अब पॉप बैक के अलावा क्या करें? ठक 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 ठक, ये हो गया सिस्टम पॉप बैक का भी। पॉप बैक के अलावा अभी तक तो हम जहाँ कन्फ्यूज़ हुए वो थे पुश बैक चला के एक दफ़ा देखते हैं कि भाई सिस्टम क्या है। मैं नंबर्स लिखता हूँ, नंबर्स लिखने के बाद डॉट पुश बैक करके देखते हैं। पुश बैक तो मुझे भी असल में कभी यूज़ नहीं किया। बाकी ये फंक्शंस अगर मैं सच बताऊँ, इस नोट से मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, लेकिन इनके यूजेस वैसे ही मुझे पता है, क्योंकि हमने काफ़ी बार इनको बहुत यूज़ किया है। लेकिन पुश बैक क्या कहता है? नो मैचिंग कॉल एसटीडी, पुश बैक क्या कर रहे हो? अरे यार आई एम सॉरी यार, पुश बैक से तो हम ये कर रहे थे ना यार, हम वैल्यूज पुश बैक से। एक तो मेरे जहन से निकल जाता है, पुश बैक को ऐसा करो, कट करो। पुश बैक अगर मैं यहाँ पर 50 लगा दूंगा ना, तो एंड में अब 50 आ जाएगा। अब चलाऊंगा ना तो अब लूप चलेगा, आपको दिख जाएगा 40 के बाद हमारे पास 50 आ रहा है। एक तो भाई ये कन्फ्यूजन्स बड़ी होती हैं प्रोग्रामिंग में यार। कट, और हम क्या समझ रहे थे यार, ये शक, ये अपने पास फंक्शंस। तो ये कुछ जितना भी था ये सब वेक्टर पोर्शन था। यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ सिंपली वेक्टर पोर्शन। अब मैं पता क्या करूँगा, मैं सारा नहीं कराऊंगा, आधे ज़रा तुम्हें होमवर्क ही है, क्योंकि ये सारे बहुत ही ईजी है। मैं देखो तुम्हारे सामने ही सब कर रहा हूँ, लिटरली मुझे भी इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। तो अभी के लिए इसको ठक कैसे करो। वेक्टर पोर्शन के बाद हमारे पास क्या आया? वेक्टर पोर्शन के पास हमारे पास आता है लिस्ट। लिस्ट काफ़ी काम की चीज़ अगर देखा जाए ना, लिस्ट तुम्हारी पाइथन में भी यूज़ होती है, पाइथन है। लेकिन अब जो लिस्ट है ये ज़्यादातर तुम डब्ल्यू लिंक लिस्ट में यूज़ कर रहे हो। अब लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट एक डीएसए का आप समझ लो डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट तुम वहाँ पढ़ोगे, डब यहाँ नहीं बताऊँगा बिकॉज इज़ नॉट दैट मच यूज़फुल। तो अगर लिस्ट हमारे पास है तो लिस्ट, अगर लिंक लिस्ट रिलेटेड है तो हमें लिस्ट की ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो ये हमारे पास बड़ा मज़े का है। तो ये फ्रंट एंड बैक का जो सिस्टम, पुश बैक, पुश फ्रंट तो तुम्हें समझ आएगा। ऐसे पुश फ्रंट हम वेक्टर्स में कर सकते हैं क्या? वेक्टर्स में करके देखें पुश फ्रंट। अगर मैं ऐसे खोल दूं और इस लूप को भी ऐसे खोल दूं और यहाँ पर मैं कर दूं नंबर्स डॉट पुश फ्रंट शायद वेक्टर्स में काम नहीं करता, या करेगा? फ्रंट में कर दो 8, चला के देखें। नहीं 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 नहीं, इसने कहा भाई पुश क्या, तुम डू यू मीन बाय पुश बैक? तो मतलब वेक्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर पुश फ्रंट। अब तुम पुश फ्रंट का मैं तुम्हें बताऊं क्या सिस्टम है। पुश फ्रंट एंड पुश बैक क्यों लिंक लिस्ट में काम हो रहा होगा? असल में हम लिंक लिस्ट में ना नोड्स में चीज़ें यूज़ करते हैं। नोड्स अगर बताएं तो ऐसा सीन कि पहले मैं 10 वैल्यू पुट करूँगा,
फिर 10 के बाद मुझे कोई वैल्यू पुट करनी है ना, तो 10 को मैं आगे पुश कर दूंगा और 10 के बाद फ्रंट पे अब मेरे पास 20 आ जाएगा। फिर मेरे पास 20 आगे पुश हो जाएगा, 20 की जगह 30 आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक तरीका है। नहीं, गलत बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, गलत बता रहा हूँ। ये मैं तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। सुनो, लिंक लिस्ट में ऐसा होता है, तुमने 10 पुश किया, 10 के बाद जो तुम वैल्यू पुश करोगे वो 20 पे आ जाएगी, मतलब तुम्हारे पास सेकंड नोड पे आ जाएगी। तीसरी वैल्यू पुश की ना, थर्ड नोड पे आ जाएगी। अब लिंक लिस्ट में तुम कभी भी पहले अब पुश कर ही नहीं सकते, क्योंकि नोड है तुम्हारे पास जुड़ा हुआ, नोड कभी चेंज हो ही नहीं सकता। अगर किसी एक नोड को तुमने गलती से तोड़ दिया तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो तुम कैसे 10 से पहले कोई वैल्यू लाना चाहोगे? तो इसने कहा हम में से एक एल्गोरिथम ये बड़ा प्यारा है। मुझे याद है कि जब हम डीएसए पढ़ते थे ना अपने सेमेस्टर में, तो तब हमने ये सॉल्व भी किया था, हमने बनाया भी था ये। लेकिन अभी मैं वो डेटाबेस का टॉपिक है तो मैं उस पर नहीं आऊँगा। बस इतना बता दूंगा कि लिंक लिस्ट में इट इज़ इम्पॉसिबल, जब तक मतलब बेसिकली कॉमन सेंस के तौर पे तो तुम बना इसको ना 10 से पहले कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। 10 के बाद या 30-20 के बाद ही आएगी। तो अब हम कैसे करें? तो हमारे पास फंक्शन आ गया पुश फ्रंट, यानी पुश फ्रंट कर दे 5 पहले आ गया, पुश बैक कर दे 30 के बाद आ जाएगा, यानी जो 30 है ना 30 के बाद वैल्यू आ जाएगी। ये सिस्टम था लिंक लिस्ट से रिलेटेड, ये सिस्टम था। तो लिस्ट को भी स्किप करते हैं, बिकॉज ये वाली जो लिस्ट है ना ये, अच्छा एक बार बता दूं, ये जो लिस्ट है इसका ताल्लुक नहीं है पाइथन वाली से, पाइथन में अलग सिस्टम लिस्ट का। तो यही पुश बैक पुश फ्रंट, सही ना। पॉप बैक तुम्हें आता है, पॉप फ्रंट वही चीज़ है। रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स वही लिंक लिस्ट जो सीधी लिखी ना तो उल्टी हो जाएगी। सॉर्ट जो है ना तुम्हारी लिंक लिस्ट एक मैनर में होगी कि भाई अगर ए बी सी लिखे ना तो ए बी सी मैनर में हो जाएगी। 1 2 3 4 लिखे ना तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर यू यूजिंग दैट। डी क्यू इन क्यू, डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। इंसर्शन एंड डिलीशन कैन बी हैपन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ कोर्स। ओके ओके सही। अच्छा क्यूज़ में आमतौर पे क्या होता है, हम लोग क्यूज़ पे क्या करते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था क्यूज़ में जो पहले आता है ना वो ही पहले जाएगा, और जो आखिर में आता है वो आखिर में। लेकिन डी क्यू के मेथड्स क्या अलाउ करेंगे, अब तुम चेंज कर सकते हो डायनेमिकली, पहले भी जा सकते हैं, आखिर में भी जा सकता है, बीच में से जा सकता है, पहले और आखिर में वैसे जा सकता है। तो डी क्यू का ऑप्शन था। अब ना डी क्यू और डी क्यू भी अपने आप में एक बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है दोनों। ऐसा करते हैं ना, अब इसको स्किप करते हैं। स्टैक रिलेटेड चीज़, स्टैक मैंने तुम्हें बताया कि भाई लीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो भी तुम पढ़ोगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट जो है ना वो कॉन्सेप्ट होता है अपने पास क्यूज़ के अंदर। स्टैक के अंदर लीफो यूज़ होता है, क्यूज़ के अंदर देखो मैंने जो बताया बिना पढ़े बता दिया। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इसको इसमें कैसे किया है कि यही वही वाला सिस्टम इसने यहाँ पर कर दिया। प्रायोरिटी क्यूज़, सही है। सेट स्टोर्ड यूनिक एलिमेंट्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, मैप अनसॉर्टेड स्ट्रक्चर। ओके, एसटीएल एल्गोरिथम्स। ऐसा करते हैं ना, देखो इस जो हमारे पास ये जो है ना, मैं चाहता हूँ तुम इन सब की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप बोलोगे साल भाई इम्पॉसिबल, प्रैक्टिस तो इम्पॉसिबल है, आपने तो हमें कुछ बताया नहीं। यार असल में मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि देखो हर जगह ना मोस्टली वही सारी चीज़ें यूज़ हो रहे हैं, वही सारे फॉर्मेट, वही सारे फंक्शंस, देखो वही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये तो मैं बार बार बताऊँगा नहीं। तो अब ये तुम कैसे पढ़ोगे? देखो सिंपली इसने पूरा स्ट्रक्चर हमने बताया हुआ है तुम्हें कि भाई कैसे ये बनेगा, कैसे उसमें चेंजेस हो रहे हैं। सिंपल, तुम इसको बस पढ़ लो कि 1 लाइन का आंसर, इनकी डेफिनेशन, पेयर्स क्या है कि पेयर्स स्टोर 2 वैल्यूज टुगेदर, ये सब। तो ये सब तुम पढ़ो, ये सब तुम्हें आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर्स में काम आएगा। अब लाइब्रेरीज में चाहता था तुम्हें और भी चीज़ें पढ़ाना, लेकिन इसमें इतनी कोई खास जैसे लाइब्रेरीज नहीं है। ये वाले फंक्शंस बड़े प्यारे हैं। सॉर्ट हमने बहुत यूज़ करना है, रिवर्स, ये सब तुम पता है एरेज के फंक्शंस है, फाइंड, काउंट, ये सब अच्छे से पढ़ना रेकमेंड करूँगा। अब C++ में इसके अलावा भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, लेकिन अब हमारे जो, अगर मैं आपको सेमेस्टर वाइज बताऊँ ना, तो हमने कोई इतना ये पढ़ा नहीं है। हमने कोई ये C++ से रिलेटेड इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज नहीं पढ़ी। हमने वेक्टर बहुत ज़्यादा पढ़ी है। सी स्ट्रिंग याद होगा सी स्ट्रिंग लाइब्रेरी, वो हमने बहुत पढ़ी थी, जो मैंने पढ़ाई भी। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो मोस्टली जितनी भी लाइब्रेरी जो इंपॉर्टेंट थी वो तो हमने कोर्स के बीच में पढ़ा दी थी। ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये सब डेटा स्ट्रक्चर वाली हैं, एंड इनको बनाने का मकसद ये था कि तुम इनको सीखो, इनकी प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारे थोड़े और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। एंड दैट्स अबाउट इट। मैं मानता हूँ पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। आप बोलेंगे साहिल भाई आपने तो हमें छोड़ दिया अधूरे पे, आपने कहा था लाइब्रेरीज पढ़ेंगे, आपने डिज़ाइन किया। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन अगर एक बात बताओ ना, ये कोर्स मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मॉड्यूल 2 पे जब आएंगे, जो लोग फंडामेंटल्स पढ़ना चाहते थे वो वहाँ से स्किप कर सकते थे।
क्योंकि मैंने ऊप तक पढ़ा दिया था बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। उसके बाद हम नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वर ओनली फॉर C++ हम उन पे फोकस कर रहे थे। सही है। एंड वो ज़्यादातर यूज़ नहीं भी आते। STL लाइब्रेरीज यूज़ बहुत आएंगी तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर अगर तुम C++ में करना चाहते हो। रेकमेंडेड है कि तुम जावा में करो, जावा में इजी रहेगा तुम्हारे लिए। इजी के अलावा यार जावा में ना ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड लैंग्वेज में भी तुम्हारी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। सही है। एंड आई होप तुम डिसअपॉइंट ना हो इस वीडियो से, बिकॉज वीडियो लंबी तो हो गई लेकिन हमने काफ़ी शायद चीज़ें सीखी नहीं। रिव्यू देता हूँ। वेक्टर्स सीख लिया तुमने, बहुत है, बहुत है लिटरली। ये वेक्टर लाइब्रेरी सीख ली तुमने, बहुत प्यारी चीज़ें सीख ली। लिस्ट, DQ, स्टैक, क्यू, सेट्स, अनऑर्डर सेट्स, मैप को छोड़ के और आईओ स्ट्रीम वेक्टर्स को छोड़ के ये सारी लाइब्रेरीज हैं एल्गोरिथम आपकी उसके अंदर यूज़ होंगी डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर। डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर तुम इनका बड़ा यूज़ करोगे। अच्छा मैप भी है ना, वो तुम्हारे पास डायनेमिक के अंदर काफ़ी यूज़ होने वाला है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वहाँ भी तुम देखोगे। अगर डेटा स्ट्रक्चर टाइप हम बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी और चीज़ों की ज़रूरत होगी तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर समझाने के लिए। दैट्स वाई अभी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं कोर्स नहीं बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियोज़, पूरी 17 से 18 लेक्चर्स हो गए। अब इससे ज़्यादा लेक्चर्स हम नहीं करेंगे, हम नई चीज़ों का एक्सप्लोर करेंगे। अगले आने वाला जो लेक्चर्स होंगे, आने वाली जो सीरीज़ होगी, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ इस सीरीज़ से 100 टाइम्स बेहतर होगी। 100 टाइम्स उसमें टू द पॉइंट बात सही होगी। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, असल में मेरे लेक्चर्स में शॉर्ट मैंने इतने किया, होमवर्क इसलिए किया ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया, सही है ना, लैक ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। तो सपोर्ट मुझे करो। अगर आप सपोर्ट करते जाएंगे तो मैं अपने साथ चीज़ों को चेंजेस करूँगा, नई नई चीज़ों को अपडेट करूँगा। तो ये चीज़ सीन था। चलो ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेक्चर मैं कहूँगा आप लोग पढ़ लो, अगर आपको पढ़ना है तो 4 पिलर्स काफ़ी है। एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफ ऊप चाहो तो पढ़ लो, मैंने उस वक्त भी कहा था, इतना कोई खास नहीं है ये। फाइल हैंडलिंग 100% सही है। एक्सेप्शन हैंडलिंग 100% पढ़ो। 17-18 लेक्चर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं कहता मैं, 17-18 सही है। 14वां अपना जो लेक्चर है वो, उसके अलावा सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैंने उन सब में, आप सब जानते हैं, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स एंड नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने कंप्लीट कर लिया CSS मतलब अपना C++। अब CSS रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे, CSS के बाद अलावा गिट रिलेटेड, गिटहब रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे इंशाल्लाह। एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, तो वो सारे टॉपिक्स आएंगे। तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।